नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे। और आज जो है ये 19 सितंबर है और आज हम देखेंगे कि हमारे लिए न्यूज़पेपर में क्या है। लेकिन जो है ना कि हमने जो है आपका एग्जामिनेशन जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम था ये 13 सितंबर को था। ठीक है, हमने 9 सितंबर तक का जो है ना डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है और इसके बाद का जो है लगभग आपका 8 से 9 दिन का जो डिस्कशन है वो वीडियो जो है ना 2-2 दिन करके अपलोड कर देंगे, ताकि आपका जो है पीछे वाले सारे जो डे वाइज जो करंट अफेयर्स है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज से जो है 19 सितंबर से ये रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको टेलीग्राम पर रेगुलर बेसिस पे आपको डेली शाम 9 बजे ठीक है आपको एमसीक्यूज भी आपको इसके आधार पर मिलना शुरू हो जाएगा। कम से कम आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ताकि आप उसे दोबारा पेपर के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप इस बार बीपीएससी 21 में अगर आप अपियर हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो करंट इश्यूज था वो सारा का सारा डायरेक्ट न्यूज पेपर से थे। ठीक है, चाहे अगर बात करें होर्मुज की बात करें, ठीक है, इसके अलावा आप बात करें बुकर पुरस्कार या फिर साहित्य नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये सारी चीज जो है ना न्यूज़पेपर में रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जितने भी करंट इश्यूज थे, चाहे आप बिहार स्पेसिफिक बात करें या फिर नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के स्तर पर बात करें, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है कहां से आपका देखने को मिला। ठीक है, चाहे वो एआई समिट की बात किया जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और लास्ट मोमेंट में जो अगर आप मैगजीन फॉलो करते हैं तो मैगजीन में क्या होता है ना कि वो आपको बहुत डिले से मिलता है और अब नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करने का जो है ना समय हमारे पास कम होता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जो है लगातार आपको पता चलेगा कि हमारी एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है ना हमारा ये बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे आपको जो है प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़पेपर के माध्यम से हम चीजों को कवर करेंगे। जहां पे कोई एक फैक्ट दिया रहेगा उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको जो है एमसीक्यूज मिल जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा जो न्यूज है आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज, लगभग 7 से 8 न्यूज ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं बिहार में उनको जो है ना 2 साल तक सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, कि सरकार के द्वारा वो कौन सी योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से ये इनिशिएटिव लिया गया है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ है। कहाँ पे? तो राजगीर, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और इसमें कहा गया है कि नालंदा से दुनिया को मिलेगा विकास का नया मॉडल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। अगर ऐसी बात किया जा रहा है कि दुनिया को विकास का मॉडल अगर नालंदा से मिल सकता है तो हम उसके बारे में जरूर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है ना सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में जो है समझौता हुआ है और इनका कहना है कि किसी भी एक देश पर अगर आप हमला करते हैं तो ये दोनों देशों का माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी, हमारा सऊदी अरबिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं भारत के और सऊदी अरबिया का। ठीक है, लेकिन जो है ना कि अगर ये दोनों देश आपस में एक साथ जुड़ रहे हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की जो है विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका। ठीक है, इसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो ये चीजें हम इसमें देख लेंगे। इसके अलावा और भी लगभग 5 से 7 न्यूज और 5 से 6 न्यूज ऐसे हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। ठीक है, तो अपने टॉपिक को, आज सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज देखिए, ये आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जो है ना प्रॉपर जो है बिहार के अंतर्गत बहुत सारी चीजें काम की गई है स्वास्थ्य सेक्टर में। ठीक है, तो कहा जाता है यहाँ पे कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तारीकरण और पारदर्शिता से बन रहा है खुशहाल बिहार। ठीक है, और बहुत सारे काम किए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो उसको लेकर के जो है ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ से कहा जाता है कि राज्य में वर्ष 2005 के पूर्व सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या मात्र 6 थी। देखिए, ये जो है ना फैक्ट, ये सारी चीजें फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल संचालित हैं, 21 निर्माणाधीन हैं और 7 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, कहा जा रहा है ना कि पीएमसीएच को बनाया जा रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। ठीक है, ये फैक्ट हमारे लिए ये बन जाएगा। और यहाँ पर मरीजों के लिए जो है ना 5462 बेड एवं इलाज की अत्याधुनिक जो है ना सुविधाएं मौजूद होंगी। इसी तरीके से अगर बात करें तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के अंतर्गत लगभग 3000 बेड की होगी सुविधा और आई बैंक व किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी संचालित किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी उपलब्धियां हैं सरकार की। इसके साथ साथ 5 अन्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें एनएमसीएच पटना, एएनएमसीएच गया और जेएलएनएमसीएच भागलपुर और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर और डीएमसीएच दरभंगा को 2500 बेड, ठीक है, इन सारे हॉस्पिटल में 2500 बेड बनाया जा रहा है। ठीक है,
राजकीय दंत चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय रहुई नालंदा में ये बना है और इसमें दिसंबर 2022 से ये संचालित है। और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए जो है ना समान अस्पताल का भी वहां पे निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है ना डेंटिस्ट, ये आप जाते हैं यहाँ पे इस कॉलेज में तो आपको डेंटिस्ट की पढ़ाई आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल एवं न्यू गार्डनियर रोड अस्पताल पटना सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देखिए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल भी बनाया जा रहा है। कैंसर चिकित्सा क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति की गई है। और SKMCH मुजफ्फरपुर के परिसर में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के सहयोग से टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई की इकाई के रूप में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित एवं संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका संचालन उद्घाटन जो है ना हाल ही में किया गया है। ठीक है, और IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के परिसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण और उसका संचालन किया जा रहा है। और सभी जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग और 17 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ कहा जा रहा है यहाँ पे कि हृदय रोगों के इलाज के लिए आधुनिकतम जो है ना सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। और बिहार में हृदय लोगों को, जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए जो है इलाज के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पटना और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में अत्याधुनिक जो है ना सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। और इसकी जो घोषणा जो है ना बाल हृदय जो रोग के लिए, यानी अगर बच्चे के दिल में अगर छेद है तो इसमें बजट में भी प्रावधान किया गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। 7 निश्चय के तहत जो है नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल संस्थानों का जो सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो है ना 7 निश्चय 1 के अंतर्गत ये घोषणा किया गया था कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया जाएगा और प्रत्येक जिले में GNM और एक पैरामेडिकल संस्थान और प्रत्येक अनुमंडल में एक ANM स्कूल की स्थापना की जाएगी। और इसमें इनमें से जो है ना अधिकांश कार्य जो है ना पूरा कर दिया गया है। तो ये 7 निश्चय 1 की बात है जो कि 2015 से लेकर के 2020 के बीच में चलाया गया था। तो 7 निश्चय 2 चल रहा है जो कि ये 2020 से लेकर के 2025 का जो है ना टेनवर इसका था। ठीक है, अब कहा जा रहा है नेक्स्ट की मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना चलाया गया और कहा जाता है इसके अंतर्गत कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है ना CMC वेल्लोर से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो बोन मैरो का जो है ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सुविधा है कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के अंतर्गत ये चीजें आपको मिलेगा। देखिए बाल हृदय योजना और इसी के अंतर्गत मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो है ना सरकार के द्वारा ये अपने बिहार सरकार के बजट में इसकी बात की गई थी और उसके बाद जो है इस पर काम सरकार ने शुरू कर दिया था। और अब तक कहा जाता है कि 2369 जन्मजात हृदय के में छेद जो है ना से ग्रसित रोगियों को यानी जन्म से 18 वर्ष तक के निःशुल्क इलाज को जो है ना सुविधा मिलती है। और इसमें लगभग 2400 नवजात बच्चों को जो है क्या किया गया है, इसमें सुविधा मिली है, उनको ठीक किया गया है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष बनाया गया है यानी फंड का निर्माण किया गया है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि 2.5 लाख तक के वार्षिक आय वर्ग के लोगों को समुचित चिकित्सा के लिए सहायता राशि इसके माध्यम से उसकी व्यवस्था की जाती है। और योजना के अंतर्गत जो है 1.96 लाख मरीजों को अब तक 1545 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसका प्रॉपर जो है क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि स्वस्थ बिहार की आवाज जांच, दवा और मुफ्त जो है ना इलाज की बात करता है। अब देखिए निःशुल्क दवा की सुविधा के लिए कहा जाता है कि मरीजों के लिए अस्पताल में 611 प्रकार की दवाएं एवं 132 प्रकार की मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमेबल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। और सभी जिलों के चिन्हित केंद्रों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। और सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में CT स्कैन और 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर MRI की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। जिला और अनुमंडलीय तथा रेफर जो अस्पताल होते हैं एवं PHC और CHC सहित कुल चयनित 486 स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल एक्सरे सेवा की शुरुआत किया गया है। टेली रेडियोलॉजी के साथ ही राज्य के 140 प्रथम रेफरल इकाइयों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। और कुल जो है 546 संस्थानों में निःशुल्क ECG जांच की सुविधा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो है ये काम किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको जो है ना थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार जो है आपको, क्योंकि अगर इसकी जानकारी रहेगी ना तो आप अलग अलग अस्पताल में अगर आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो आपको सुविधा मिल सकता है, उसके बारे में बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तो सरकार कह रही है कि हमें जो है ना सुविधा मिल रहा है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, तो आप अपनी आवाज जो है उठा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलाज की राह हुई आसान। कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि फरवरी 2021 से 7 निश्चय 2 के अंतर्गत प्रारंभ टेलीमेडिसिन की व्यवस्था से गांव में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत भव्या के माध्यम से अब चिकित्सकों द्वारा परामर्श, जांच एवं निःशुल्क दवाएं दी जा रही है, जिससे OPD की संख्या बढ़ने के बावजूद भी कतारों में कमी आ रही है और मरीजों का वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है। ठीक है, और शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण से में जो है ना बिहार देश में अग्रणी बन गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और मुख्यमंत्री बालिका कैंसर
प्रतिरक्षण योजना अंतर्गत जो है ना 9 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की बालिकाओं को HPV संक्रमण से होने वाले कैंसर बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए सरकार कहती है कि हमने कदम बढ़ाया है और कि बिहार को स्वस्थ बनाया है। ठीक है, हमने कदम बढ़ाया है और बिहार को स्वस्थ बनाया है। इसके अंतर्गत जो है ना कहा जाता है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक माह में आने वाली मरीजों की औसत संख्या जो है ना वर्ष 2006 में सिर्फ 39 थी, जो अब बढ़ करके 11,600 से अधिक हो गई है। ठीक है, काफी ज्यादा हुआ है, विजिटिंग बढ़ गई है। और शिशु मृत्यु दर यानी IMR SRS 2005 के अनुसार 61 थी, जो SRS 2023 के अनुसार अब 23 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत जो है ना 25 से भी बेहतर है। समझ रहे बात? तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मातृ मृत्यु अनुपात MMR जो वर्ष 2004-06 की अवधि में 332 थी, अब घट करके SRS 2021-22 के अनुसार जो है ना वर्तमान में 104 हो गई है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं सरकार का। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ कहा जा रहा है ना कि राज्य में 1783 एम्बुलेंस मरीजों की सेवा के लिए जो है कार्यरत है और जिला अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी एवं शल्य चिकित्सा उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो ना स्वास्थ्य को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए बहुत सारी योजनाएं पे हमने बात कर लिया है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि सहायता दिया गया है स्नातक बेरोजगारों को जो है 2 साल तक जो है ना हर महीने 1,000 रुपया देने की घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। कहा जाता है कला विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं वो बेरोजगार अगर युवक युवतियां हैं तो इनको जो है ना अब 2 सालों तक जो हर माह 1,000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा। और पहले मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ इंटर उत्तीर्ण युवक युवतियों को मिल रहा है, पहले से ये सुविधा मिल रहा है। और ये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत ये सुविधा मिल रहा है जो 10+2 कंप्लीट कर रखे हैं, यानी इंटरमीडिएट जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है गुरुवार को ये सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि आने वाले जो है समय है, राज्य सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार कर रही है। और कला के यानी आर्ट्स बैकग्राउंड से यानी साइंस बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी स्नातक अभ्यर्थी हैं या और वो बेरोजगार हैं, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, ठीक है, उन सबको फायदा देने की बात किया गया है। और इनका जो कहा जाता है कि 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक जो कहीं अध्ययनरत नहीं है और नौकरी रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी निजी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, उनको जो है ना 1,000 रुपया प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता भुगतान किया जाएगा। तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छा एक कदम है कि अगर आप गांव में रह रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी आप किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि 1,000 रुपये तक का जो है ना प्रॉपर आपको गुजारा भत्ता यानी स्वयं सहायता भत्ता आपको सरकार देगी। उसके लिए जो है ना पंजीयन, ठीक है, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाल देगी, ठीक है, क्योंकि आपका डेटाबेस तो उनके पास नहीं है, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना देखिए यहीं पे कहा जाता है कि श्रमिकों को वस्त्र के लिए दुगना राशि और खाते में 5,000 रुपया भेजा गया है। अब श्रमिकों को वस्त्र के लिए तो राज्य सरकार जो है ना वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की राशि जो है दुगनी कर दी है, वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की राशि, और हर श्रमिकों को 2,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये इनको दिया जाएगा। और इसकी जो घोषणा है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, ठीक है। और इसके साथ साथ कहा कि श्रमिकों के खाते में बढ़ी हुई राशि भी भेजी गई है। और उन्होंने एक अन्य मार्ग पे जो है ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सारी चीजों को और जो श्रमिक है उनके खाते में ये रकम डाला है 802,46,45,000 रुपये ये ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी घोषणा इन्होंने किया है। और बिहार भवन एवं अन्य संविन मार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जो है ना 16,04,929 निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में यह राशि भेजी गई है। और श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत योग और निबंधित निर्माण कामगारों श्रमिकों की सहायता के लिए वर्ष 2020 से वार्षिक वस्त्र सहायता योजना शुरू की गई है। तो आपको इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू किया गया है, वर्ष 2020 में। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है, ठीक है। तो ये योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति माह औसतन 3,400 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। अब ये लाभ कैसे दिया जा रहा है ये बहुत बड़ी जो है ना बात है। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि देखिए सबसे पहले जो है आपको 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया गया है। इससे जो है लगभग 1,000 रुपये की जो है ना आपको सहायता मिल रहा है। 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को 600 से 1,500 सालाना दी जाती है पोशाक राशि, ये आपको मिल रहा है। सूबे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 1 करोड़ 13 लाख महिला पुरुष को मिलता है। तो ये भी एक फायदे वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो कहा जाता है कि इंटर पास जो अभ्यर्थी हैं उनमें से 1 लाख से अधिक युवा को रोजगार खोजने के लिए हर महीने 1,000 रुपया दिया जा रहा है। रोजगार
खोज रहे हैं स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भी अब 1000 रुपये महीने मिलेगा। अभी हमने डिस्कशन किया। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लोन पर ब्याज को खत्म कर दिया गया, इससे फायदा होगा। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय जो है ना 8000 से 16000 रुपया कर दिया गया है, ये भी फायदा है। और 94 लाख परिवार को लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपया मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी फायदेमंद है। इसलिए कहा जा रहा है ना कि राज्य के प्रत्येक परिवार को जो है ना प्रति माह औसतन जो है 3400 रुपये का लाभ देने की बात किया गया है। और विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई है, जिनमें से कहा जाता है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो है ना 2,10,000 रुपया देने की बात की गई है। ठीक है, और ये दिया गया है स्वरोजगार के लिए, ताकि आप जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। बिहार में कहा जाता है इस सुविधाओं के अलावा कई योजनाएं हैं जिनका लाभ खासकर विद्यार्थियों को और महिलाओं को दिया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए सालाना और अथवा एक मुश्त राशि दी जाती है। जिन परियोजनाओं की महिलाएं या विद्यार्थी सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभुक हैं, उनके परिवारों में प्रति माह यह सहायता राशि बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें सरकार गिना रही है कि देखिए किस तरीके से हम जो है ना समाज को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि कई विभागों के कर्मियों के मानदेय में जो है ना वृद्धि किया गया है। जैसे आप चुनाव से पहले अगर बात करें तो राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के कर्मियों के मानदेय बढ़ाए, पहले भी हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है। चाहे मध्याह्न भोजन योजना में 1.25 लाख रसोइयों के मानदेय बढ़ा करके 1650 रुपए से बढ़ा करके 3300 रुपया कर दिया गया। आशा कर्मियों का मानदेय 1000 से बढ़ा करके 3000 कर दिया गया है। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति माह 300 की जगह 600 रुपया कर दिया गया है, तो ये भी फायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वही सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं घूर फिर करके इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना राज्य के प्रत्येक परिवारों को प्रति माह औसतन जो है 3400 रुपये का जो है सरकार लाभ दे रही है। ये सरकार बता रही है कि किस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। हमें ये योजना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार उस पर लगातार काम कर रहा है, न्यूज में है, तो वो योजना हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्णिया से बिहार के हर परिवार को बड़ी राहत देने की बात कही गई है। और इनके निर्णयों से यह सीधे परिवार के बैंक खाते में राशि जो है हस्तांतरित करने की बात किया गया है। और सीधे हर महीने नगद की जो है बचत उनको हो रहा है। और इसमें जो है ना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार को जो है ना औसतन 3300 रुपये, ये बात जो हमने कहा ना कि ये चीजें आपको प्रति माह के रूप में दिया जा रहा है। और इससे राज्य के परिवारों की जो है ना संख्या जो है कितना है 3,20,00,000 है जिनको इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, और राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो ये भी हमने बताया था आपको कि ये बढ़ा करके जो है 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिए, और जिसका लाभ जो है ना 1,13,00,000 महिला पुरुष को मिल रहा है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, बिजली मुफ्त आपको 125 यूनिट की मुफ्त बिजली आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है ना डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया है, ये सारे एक्सपेक्ट में डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है हीरो एशिया कप 2025 के अंतर्गत, और भारतीय टीम जो है चैंपियन बनी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ना कहा जाता है कि बिहार सरकार एक सम्मान समारोह आयोजन कर रही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि देखिए जो विजेता खिलाड़ी हैं और मुख्य प्रशिक्षक हैं, सहायक प्रशिक्षकों को जो है राज्य सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपए का सम्मान राशि दिया जाएगा। और जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उनको 5-5 लाख रुपए की जो है ना प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं तो शुभंकर जिसका नाम चांद था। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इस बार के लिए तो हो चुका है एग्जामिनेशन, लेकिन आगामी जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वहां पे शायद प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि गृह विभाग ने मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण बोर्ड के गठन के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दिया गया है। और नारकोटिक्स ब्यूरो सूखा नशा के खिलाफ जो है अभियान के लिए तैयार है। ठीक है, सूखा नशा के लिए जैसे तंबाकू हो गया, ड्रग्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए जो है ना सरकार जो है लगातार काम कर रही है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो युवा पीढ़ी है ना उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहा जाता है कि सूखा नशा और शराब तस्करी के अवैध नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस में नई इकाई का जो है ना स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कहा जाता है मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का जो है ना ब्यूरो का गठन किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कहा जाता है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर पूर्व से कार्यरत मद्य निषेध इकाई और आर्थिक अपराध इकाई की एंटी नार्कोटिक्स टीम को मिलाकर एक नई इकाई बनाई गई है। तो किन दो टीमों को मिलाकर के बनाया गया है, तो ये चीजें हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया है और नई इकाई के लिए 339 पदों की मंजूरी दी गई है। और गुरुवार को बिहार पुलिस की एडीजी मुख्यालय से अभियान कुंदन कृष्णन ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी भी दे दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास जो है ना जानकारी होनी चाहिए कि एक नया जो है अभियान चलाया जा रहा है नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा जो है ना सूखा नशा के खिलाफ। ठीक है, प्रश्न पूछता है अभियान से रिलेटेड, कहा जाता है मादक पदार्थों के खिलाफ एसटीएफ ने चलाया अभियान। ठीक है, यानी एडीजी अभियान कुंदन कृष्णन ने जो है ना बताया है कि बिहार पुलिस की एसटीएफ ने इस वित्त वर्ष
के पहले 5 महीने में नशे के कारोबार के खिलाफ कई कार्रवाई की और 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 तक हुई इस कार्रवाई के तहत 7.5 लाख का 765.42 किलोग्राम स्मैक और 17 लाख का 8.5 किलोग्राम अफीम और 3 करोड़ का 3.154 किलो हीरोइन जब्त किए गए हैं और इस कार्रवाई में 51 तस्करों की जो है गिरफ्तारी भी किया जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डिस्कशन किया है। अब कहा जाता है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आगाज किया गया है। ठीक है, तो इस पे जो है बात किया जाएगा ऊर्जा दक्षता, बेहतर जीवन शैली पर इस पे विचार विमर्श करने की बात की गई है और कहा जाता है कि नालंदा से दुनिया को मिलेगा विकास का नया मॉडल। तो ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ना, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है ये देश सदस्य हैं कौन कौन, तो 10 आसियान देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो ये जो है ना आसियान कंट्री हो गए और 8 अन्य प्रमुख देश हैं जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है एशियाई मूल्यों से निकलेगा समाधान। जो कुलपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है, वो उनका कहना है। कहा जाता है कि जो कुलपति हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि एक सशक्त और स्पष्ट संदेश दिया है कि, और इन्होंने कहा कि आज जब विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम पश्चिमी जीवन शैली की नकल करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें सोचना होगा कि हमारे एशियाई मूल्य क्या हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं और किसके लिए खड़े हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि नालंदा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों का विभाजन पश्चिमी शिक्षा पद्धति की देन है, जबकि एशिया में ज्ञान के संगम की परंपरा रही है। उन्होंने शून्य की अवधारणा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे बौद्ध दर्शन को शून्यता के विचार ने आर्यभट्ट को जीरो की गणितीय अवधारणा दी और इसी दर्शन के आधार पर हमारा यह कैंपस नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो उत्सर्जन और नेट जीरो पानी के मॉडल पर काम कर रहा है। तो सोचिए, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। नालंदा सीमाओं से परे ज्ञान का जीवित विचार है। शिक्षा और आपसी सहयोग ही शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को का सबसे सशक्त मार्ग है, उन्होंने बताया है। कौन? तो कुलपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, अब देखिए बात किया जाता है ना कि इससे मॉडल कैसे मिलेगा। तो मॉडल तो आपको बताया ना, ये सारी चीजें मॉडल हैं जो एक यूनिवर्सिटी के तौर पर वहां पर सारी चीजें काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? तो जो कैंपस है नेट जीरो एनर्जी की बात करता है, नेट जीरो उत्सर्जन की बात करता है, नेट जीरो पानी की बात करता है। यही मॉडल को जो है ना कहा जा रहा है कि ये विकास का नया मॉडल है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत जो है ना आपको मैंने बताया कि कितने सदस्य, तो 8 अन्य सदस्य और 10 जो है ना आसियान कंट्रीज शामिल हो रहे हैं। तो टोटल जो है ना 18 देशों के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के विद्वान और राजनयिक और ऊर्जा विशेषज्ञ एक साथ जुटे हैं और इस महामंथन का लक्ष्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। वहीं ऊर्जा दक्षता और सतत जीवन शैली के लिए एक ऐसे नया मॉडल तैयार करना है जो पश्चिमी दुनिया की नकल की बजाय एशियाई मूल्यों पर हो। ठीक है, विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में शुरू हुए 3 दिवसीय समारोह में विदेश मंत्रालय के सचिव पेरियासामी कुमारन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ठीक है, जो विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सभ्यता का ब्रांड है। यह विश्वविद्यालय शांति, संवाद और आपसी समझ का केंद्र है और 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाने में हमारे विश्वविद्यालय को ही रास्ता दिखाना होगा। ये जो विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा ने भारत के प्रयासों को उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा दक्षता हमारा पहला ईंधन है और उज्ज्वला योजना से लेकर के मिशन लाइफ तक भारत ने साबित किया है कि नीति और प्रौद्योगिकी के साथ व्यक्तिगत आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आपको एक चीज याद रखना है, लाइफ और उज्ज्वला योजना के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे ही ऊर्जा को लेकर के बात होगा, ठीक है, या फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात होगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात होगा, ठीक है, तो नेट जीरो की बात किया जाता है या फिर जीरो उत्सर्जन की बात किया जाता है। ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन की बात किया जाता है। तो ये सारे योजनाएं जो है ना न्यूज में आ जाएंगी। ठीक है, और एक पेड़ माँ के नाम, ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि एकीकृत अकादमिक समुदाय बनाना होगा, प्रोफेसर एनगो कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि हमारे यहाँ जो है ना नालंदा से दुनिया को, यहाँ पे एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ है। कहाँ पे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, राजगीर, बिहार में। ठीक है, याद रखना है। और कौन कौन से देश शामिल हुआ ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेवा पर्व का शुभारंभ किया है और यह 2 अक्टूबर तक जो है ना इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2.8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है ना कि अगर पौधे लगाया जा रहा है तो इसके माध्यम से क्या होगा कि पर्यावरण को हम संरक्षण करने के प्रति जो है ना
लोगों को क्या करेंगे, जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक जागरूकता अभियान भी इसको हम कह सकते हैं। और हरित बिहार बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सेवा पर्व की शुरुआत की गई है। और इस अवसर पर वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण करके इसका शुभारंभ भी किया है। और इनके साथ बहुत सारे लोग थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये 17 तारीख से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है ना, ये बहुत ही ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है ना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने स्कूली बच्चों से एक पेड़ मां के नाम लगाकर हरित विहार बनाने में योगदान करने की भी अपील किया है। उन्होंने कहा कि हरियाली को बढ़ाएंगे और प्रदूषण को कम करेंगे। एक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो है ना कोटेशन, आप अपने जब निबंध लिखना हो एनवायरमेंट पे, ठीक है, पर्यावरण पे, तो आप ये यूज कर सकते हैं। सेवा पर्व के दौरान सिर्फ सरकारी प्रयास नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, सरकार और गैर सरकारी संस्थान, क्लब और समाज के अन्य वर्ग भी पौधारोपण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ पे कि इसमें केवल और केवल जो है सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो नहीं, इसमें सभी लोगों का प्रयास है, हर स्तर के लोगों का प्रयास होगा। ठीक है, चाहे वो सरकार के द्वारा सरकारी बाबू हैं, ठीक है, इसके अलावा जो स्थानीय प्रतिनिधित्व हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सरकारी हो या गैर एनजीओ वाले लोग हों, क्लब हैं या सोसाइटी के लोग हों, सभी लोग को जो है ना ये अभियान से जुड़ रहे हैं। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक जो है ना कहा जाता है कि देखिए एक टारगेट है, ठीक है, एक हमने लक्ष्य हासिल किया है जो कि 71.71 लाख पौधे हमने अभी तक रोप दिया है। ठीक है, इसकी जो है प्रविष्टि मेरी लाइफ पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। और इसके बारे में देखिए, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज अगर है ना, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान आपको लगता होगा कि ये तो लाइन बाय लाइन चीजें हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन अगर चीजें नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सब क्रक्स हम बता दें तो उसका क्या फायदा होगा, वो याद थोड़ा ना रहने वाला आपको। ठीक है, फिर आप न्यूज़पेपर के अलावा जो मैगजीन पे आप हाथ डालेंगे। तो आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या फैक्ट निकल के आ सकता है, समझे। अब देखिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि विश्व आर्थिक मंच ने जो है ना एक रिपोर्ट जारी किया है, और उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 25 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित असर का आकलन किया है। ठीक है, और कहा है कि जलवायु परिवर्तन से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे खतरे हैं, और वो खतरा कई प्रकार के हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को उत्पादकता के स्तर पर जो है अगले 25 साल में कम से कम 1.5 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 131 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसके द्वारा एक रिपोर्ट का अध्ययन करके ये जारी किया गया है। और आपको पता है विश्व आर्थिक मंच ने जो है ना बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर के ये अध्ययन किया है, और इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी कर रिपोर्ट में ये चीजें बातें की गई है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं परिवर्तन का खाद्य एवं कृषि निर्मित पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं देखभाल और बीमा क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर का भी आकलन किया गया है। और जलवायु जोखिमों से अगले 25 वर्षों में जो अनुमानित 1.5 लाख करोड़ डॉलर की आर्थिक नुकसान केवल पहले 3 क्षेत्रों से जुड़ा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वास्तविक बोझ इससे कहीं अधिक हो सकता है। समझ रहे हैं, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा जरूरी है। इनका कहना है, अध्ययन में कहा गया है कि कंपनियों से अपने कार्यबल को सेहत को बचाकर रखने और परिचालन में लचीलापन लाने और उत्पादकता की सुरक्षा के लिए अभी से कदम उठाने का आह्वान किया गया है, ताकि जलवायु अनुकूलन का प्रबंधन किया जा सके। और WEF के प्रमुख जो हैं एरिक व्हाइट ने कहा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा अब कारोबारी निरंतरता और दीर्घकालिक मजबूती के लिए आवश्यक हो गई है। इसके अलावा जो है ना कई पहलुओं की जरूरत जताई है। कहा जाता है कि जलवायु स्वास्थ्य अनुकूलन में जल्द निवेश करने वाली कंपनियां जोखिम घटाने के साथ नवाचार और विकास के नए अवसर की भी हासिल कर सकती है। इसमें जलवायु, लचीली फसलें, गर्मी से बेअसर दवाएं, शीतलन प्रौद्योगिकी और बीमा के नए मॉडल जैसी पहल का उल्लेख किया गया है। यह निष्कर्ष WEF के टिकाऊ विकास प्रभाव बैठक 2025 से पहले जारी किया गया है, जबकि ब्राजील में होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 की तैयारियां तेज हो रही हैं। तो आपको यह फैक्ट आपको निकल गया ना, COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपको याद रखना है ब्राजील। ठीक है, COP30 का कहा जाता है कि 740 अरब डॉलर का नुकसान खाद्य सुरक्षा को कर सकता है प्रभावित। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की बात किया जा रहा है। ठीक है, और कहा जाता है कि 570 अरब डॉलर का नुकसान पर्यावरण क्षेत्र को आशंका है कि इतना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बात किया कि 740 अरब डॉलर का नुकसान खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। तो इसी के अंतर्गत जो है ना कहा जाता है कि ये रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में जलवायु जोखिम की वजह से 740 अरब डॉलर का नुकसान वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, जबकि निर्मित पर्यावरण क्षेत्र में 570 अरब डॉलर और स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। रॉकफेलर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष नवीन राव ने कहा कि तापमान बढ़ने से लाखों नौकरियां असुरक्षित और खत्म होने से परिवार गरीबी की स्थिति में धकेले जा रहे हैं। यानी आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रहा है। ठीक है, अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जाता है कि भारत में 4 वर्षों के अंदर दुगने हुए हैं करोड़पति। ठीक है,
तो ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा जाता है कि 2021 में देश में करोड़पति परिवारों की जो संख्या हुआ करता था वो 4.58 लाख थी, जो बढ़कर के कितना हो गया है तो 8.71 लाख हो गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये कहा जाता है कि ये मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार ये बात की गई है और भारत में 5.8 करोड़ रुपया या उससे अधिक संपत्ति रखने वाले परिवारों की जो संख्या है वो अब हो गई है 8,71,700। हालांकि यह आंकड़ा चीन या अमेरिका से कम है, मगर फिर भी इसमें देश के विकास की कहानी दिखती है और देश के 79% करोड़पति सिर्फ 10 राज्यों में रहते हैं और यह इजाफा तकनीक, वित्त और उद्योगों में हुई वृद्धि के साथ मजबूत बाजारों के कारण हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 10 वर्षों में देश में करोड़पति परिवारों की संख्या 17 से 20 लाख के बीच पहुंच सकती है और देश में करोड़पति परिवारों का प्रतिशत बढ़कर अब पूरे भारत के परिवार का 0.31% हो गया है, जो 2021 में 0.17% था। शहरों की बात करें तो मुंबई में सबसे सर्वाधिक 1.42 लाख, बेंगलुरु में 31,600 करोड़पति परिवार रहते हैं, दिल्ली में, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद और गुरुग्राम में भी करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कितनी रकम काफी मानते हैं भारतीय अमीर। कहा जाता है हुरून इंडिया के सर्वे में वित्तीय आजादी के लिए 27% लोगों ने 50 करोड़ को पर्याप्त बताया, 25 ने 10 करोड़ और 10 ने इसे 200 करोड़ बताया है। इनमें से 60% परिवार सालाना 1 करोड़ से कम खर्च करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, कहा जाता है ऑनलाइन गेमिंग कानून से जुड़े नियम जो है ना 1 अक्टूबर से जो है लागू हो जाएगा और ये कहना है अश्विनी वैष्णव जी का। ठीक है, और ये IT मंत्री हैं, इनके द्वारा ये बातें की गई है और कंपनियों और हितधारकों से चर्चा के बाद जो है ना नियम सारा लागू कर दिया गया है। 22 अगस्त से प्रभावी है ऑनलाइन जुए और सट्टे पर रोक से जुड़ा कानून और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो है बच्चे जो है इसमें ग्रसित हो जाते थे, इसमें जुड़ जाते थे। ठीक है, फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन जो गेमिंग है। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्पॉन्सर कर रही थी ड्रीम 11, वो भी जो है अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया है। ठीक है, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कानून के नियमों को लागू करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी सूचना दे दी है। कल उन्होंने कहा कि पिछले महीने संसद में पास होने के बाद कानून अमल में आ चुका है और 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन ये कानून विधेयक जो है ना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 की इसकी मंजूरी मिली थी और यह कानून स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर जो है प्रतिबंध लगाता है। और उन्होंने कहा कि कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों से कई चरणों में चर्चा किया है और अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। इस प्रक्रिया में बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों से भी बातचीत की गई है। सरकार का रुख पूरी तरह परामर्श आधारित है। नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी। अगर कंपनियों और हितधारकों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से और अधिक परामर्श पर जोर देंगे। ठीक है, ये ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 28 सितंबर को होगा जारी। आपने देखा होगा इस बार 21st BPSC में AI समिट की बात किया गया था। समझ रहे बात? तो AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है ना 28 सितंबर को जारी किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट बनता है, कमीशन जो है ना ऐसे ही फैक्ट बनाएगा। कहा जाता है कि नागरिकों को AI से नुकसान से बचाने के लिए सरकार 28 सितंबर को AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी करेगी और फ्रेमवर्क सुरक्षा सीमाओं को परिभाषित करेगा और जांच व संतुलन की रूपरेखा तैयार करेगा। हालांकि ये जो फ्रेमवर्क है निर्देशात्मक नहीं होगा। फरवरी 2026 में होने वाले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भी AI सुरक्षा पर जोर रहेगा। देखिए यही क्वेश्चन था। समझ रहे हैं बात? ऐसे ही प्रश्न बनता है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप उससे निचोड़ के निकाल सकते हो। अगर आप केवल और केवल जो है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकर के और रख लेंगे तो उसका यूज आपको पता नहीं चलेगा कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जो चीजें की जाती है डिटेल में जब बात किया जाता है तो आप उसकी जो है ना आपकी कहानी आपको मन में होना चाहिए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे बनता है। कहा जाता है इसमें सर्वसम्मति से तैयार सम्मान ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने का समर्थन किया जाएगा। इससे पहले यह सम्मेलन 2023 में यूके, 2024 में दक्षिण कोरिया और 2025 में फ्रांस में हो चुका। अब देखिए यही क्वेश्चन तो पूछा था ना, पेरिस ऑप्शन में भी था। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये फैक्ट क्यों यहाँ पर दिया गया है। हम अगर यहाँ से बात करते हुए निकल जाते, इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया था तो फिर क्या मतलब था। तो ये चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कौन अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि सरकार का बड़ा फोकस AI से जुड़े क्षेत्रों में कौशल विकास पर है। AI मॉडलों के विकास की रणनीति में बदलाव हो रहा है। ज्यादा जो डोमेन विशेष समाधानों पर है। IT डेटा लैब अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं।
इन्हें बेंगलुरु या मुंबई जैसे जगहों से रणनीतिक आधार से दूर रखा गया है। इसके जरिए समावेशी विकास संभव हो सकेगा। देखिए निष्कर्ष, ठीक है। तो कहना है, इनका कहना जो है कि ऑनलाइन गेमिंग कानून से जुड़े जो नियम है, इसके अलावा जो एआई से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उस पर जो है सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि डीपीडीपी नियम भी लागू होने को तैयार है। कहा जाता है कि अब देखिए डीपीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कई बार जो है ना बीपीएससी आपका इसका पूरा नाम पूछ लेता है डीपीडीपी। तो इसका पूरा नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम भी जारी होने के लिए तैयार किए जा चुके हैं और 28 सितंबर तक इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि इन नियमों को तैयार करने के लिए गहन परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा डीपीडीपी क्या होता है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है यूपीएससी ने पहले ही प्रश्न पूछ चुका है जीएम सरसों से, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर आप जीएम सरसों का अगर हम यूज करते हैं तो इससे जो है ना खाद्य तेल जो है ना, खाद्य तेल जैसे आप मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो खाते हैं आप उसको, तो खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता आपको मिल जाएगा। लेकिन जो है ना कि पहले भी ये चीजें आई थी न्यूज में, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जीएम सरसों क्या है, ठीक है। अब जीएम सरसों क्या है, जीएम सरसों इसके बारे में तो धारा सरसों हाइब्रिड 11 को भारतीय किस्म वरुणा और अर्ली हीरा 2 के संकरण से विकसित किया गया है। याद रखिएगा कौन सा, वरुणा और अर्ली हीरा 2, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। और कहा जाता है इसमें 2 विदेशी जीन शामिल हैं जो संकर सरसों प्रजातियों के प्रजनन को सक्षम बनाते हैं और यही कारण है कि इसे ज्यादा उपज देने वाली किस्म माना जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। ये पूछ सकता है कि वरुणा और अर्ली हीरा 2, ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट बन सकता है। अब कहा जाता है कि अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है और राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन, याद रखिएगा ये मिशन याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन के तहत व्यापक रणनीति बनाई गई है, लेकिन अभी भी घरेलू उत्पादन मांग के अनुसार नहीं बढ़ पाया है। नतीजा यह आया कि हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। दूसरी परेशानी यह भी है कि जीएम सरसों का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। ऐसे में अब कृषि विज्ञानियों ने सीधे प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह अब जीएम सरसों को लेकर कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। जीएम सरसों की किस्म है धारा सरसों हाइब्रिड 11 डीएमएच 11 को 2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हरी झंडी मिली थी। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर को खेतों में परीक्षण करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के चलते इन परीक्षणों पर रोक लग गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 23 जुलाई 2024 को विभाजित निर्णय दिया और एक ने केंद्रीय अनुमोदन को खारिज किया जबकि दूसरे ने कड़ी शर्तों के साथ परीक्षण जारी रखने की अनुमति दी थी। अदालत ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के निर्देश दिए और मामला बड़ी पीठ को सौंप दिया। तब से सुनवाई लंबित है इस पे। अब देश के 10 शीर्ष कृषि विज्ञानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके इस रोक को हटाने की मांग की है। इनमें 3 पद्म भूषण और 2 पद्मश्री से सम्मानित विज्ञानी शामिल हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर आर.एस. प्रोरा, डॉक्टर जी पद्मनाभन, प्रोफेसर आर.वी. सिंह और डॉक्टर बी.एस. ढिल्लो जैसे वरिष्ठ नाम शामिल हैं। भारत में तिलहन, देखिए इनका तर्क है कि जीएम सरसों में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है उसे ही कनाडा भी अपना रहा है, अमेरिका भी और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना सफलतापूर्वक जो है ना इसको अपनाया गया है। तो जब वो अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपना सकते, हम वहां से भी तो आयात करते ही है ना। यदि भारत में भी इससे मंजूरी मिल जाए तो सरसों की उपज पारंपरिक किस्मों के मुकाबले 28 से 30% की जो है ना वृद्धि देखी जा सकती है। और भारत में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के तमाम प्रयास भी बहुत सारा किया गया, लेकिन सरसों जैसी प्रमुख फसल की पैदावार अभी भी जरूरत के अनुसार नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट का कहना है कि जीएम सरसों की पैदावार अधिक होने से किसानों की आय में इजाफा होगा और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। इनका कहना है, विज्ञानियों का कहना है कि जो साइंटिस्ट का कहना है कि 2025 की बुआई का सीजन भी निकल गया तो देश एक और साल खो देगा। और उनका दावा है कि जीएम सरसों के सभी जैव सुरक्षा परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं और अब तक किसी नकारात्मक असर की पुष्टि नहीं हुई है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर इस मामले में फैसला जल्द होना चाहिए और अब सबकी निगाह सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें जो है ना, आपको डिस्कशन करने का ये होता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बहुत जरूरी है। और इस पे जब रोक लगाया गया था तभी उसी साल जो है ना कमीशन ने क्वेश्चन पूछ लिया था, समझ लें। तो ये फिर से न्यूज में है तो आपको याद रखना है। अभी भारत में जो है ना केवल बीटी कपास को ही जो है ना अभी मिला हुआ है, ठीक है, अनुमति मिला हुआ है, ठीक है। अभी जीएम क्रॉप्स के अंतर्गत जो है ना और भी खाद्य पदार्थों को तो नहीं मिला है अभी, तो संभवतः आने वाले समय में शायद जीएम सरसों को मिल जाए जिसका नाम DMH 11 है, ठीक है। और वरुणा और अर्ली हीरा 2 को जो है ना संकलन से इसको विकसित किया गया है, ठीक है। अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है ईरान में बन रहे चाबहार पोर्ट पर गिरी अमेरिकी गाज, भारत के लिए क्या चुनौती है। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है
ठीक है। कहा जाता है कि देखिए ये सारी चीजें क्यों किया गया, ये सारी चीजें जो है ना ईरान को अलग थलग करने के लिए और उस पर जो है वित्तीय बोझ बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। और दो टारगेट हो गया, एक भारत में टारगेट हो गया और दूसरा ईरान को भी टारगेट कर लिया गया इसके माध्यम से। इसके माध्यम से कहा जाता है कि व्यवसायिक गतिविधियों को अमेरिकी प्रतिबंध से मिली छूट को जो है ना समाप्त करने की घोषणा कर दिया गया है। जो व्यवसायिक जो गतिविधियां करते थे, अमेरिकी प्रतिबंध था, उससे छूट था, उसमें जो है ना नकेल कसा जाएगा। और ईरान में जो है भारत की तरफ से बनाया जा रहा है चाबहार पोर्ट वर्ष 2018 के एक प्राविधान के तहत अमेरिकी प्रतिबंध से छूट मिली हुई है और छूट की समय सीमा 29 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। और मंगलवार को यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उक्त छूट को खत्म करने का फैसला लिया गया है। और ये सारी चीजें जो है ना ये सीधे तौर पर जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और चाबहार पोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है भारत की वित्तीय मदद से तैयार हो रहा था, ठीक है। भारत ने अभी तक इस पर कोई तकरीबन अभी तक जो है ना वहां पर चाबहार पोर्ट पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। भारत इस पोर्ट के साथ आर्थिक क्षेत्र बनाने और अफगानिस्तान तक रेल नेटवर्क तैयार करने का भी जो है ना काम कर रहा है। और इसी पर जो है ना कि क्वेश्चन कमीशन ने पूछा इस बार बीपीएससी ने, ठीक है, कि अगर हमें यूरोप जाना है तो हम किधर से निकलेंगे, तो आपके लिए एक सुगम रास्ता है। अगर हम पाकिस्तान को बाईपास करके निकलें तो अफगानिस्तान होते हुए यानी ईरान के रास्ते, चाबहार से ईरान के रास्ते हम चीजें जा कर सकते हैं, ठीक है। इस परियोजना को पाकिस्तान में चीन के तरफ से निर्मित ग्वादर पोर्ट की तुलना में भारत की महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना के तौर पर देखा जाता है। और इस प्रोजेक्ट के साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूएई जैसे देशों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन अमेरिका का यह कदम पोर्ट परियोजना को लेकर के अनिश्चितता पैदा करेगा। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान को अलग थलग करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के अनुरूप विदेश मंत्री ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए जारी किए गए प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया। तो ये जो है ना एक्ट को आपको ध्यान रखना है, किस एक्ट के तहत ये चीजें की गई है, जो 29 सितंबर 2025 को से प्रभावी होगा। प्रतिबंध छूट रद्द होने के बाद चाबहार पोर्ट का संचालन करने वाले व्यक्ति या अन्य गतिविधियों के संलग्न व्यक्तियों को प्रतिबंध का सामना करना होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जा रहा है गुजरात में होगा विश्व का 7वां सबसे ऊंचा लाइट हाउस, ठीक है। विश्व का 7वां सबसे ऊंचा जो लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर ये सारी चीजें है ना तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना होता है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट बन जाता है कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है जब ये बन जाएगा, लाइट हाउस बन जाएगा, तो यहाँ पर शिक्षा, शोध, मनोरंजन का इसमें जो है ना कि अद्भुत समन्वय किया गया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये मैरीटाइम हेरिटेज परियोजना की समीक्षा भी की है, तो ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद, देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब 7वां सबसे ऊंचा लाइट हाउस भी गुजरात में बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में बनने वाला यह आइकॉनिक लाइट हाउस म्यूजियम 77 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना लोथल में बनाया जा रहा है, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह भी है, समझिए प्राचीन इतिहास में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें 65 मीटर की ऊंचाई पर ओपन गैलरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इस मैरीटाइम परियोजना की समीक्षा बैठक करेंगे, यानी कल की बात किया जा रहा है, यानी आज हो गया 19-20 तारीख को, ठीक है। कहा जाता है दुनिया में सबसे ऊंचा लाइट हाउस सऊदी अरब के जेदा में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 133 मीटर। तो आपको यह भी फैक्ट ध्यान रखना है। कहा जाता है प्रधानमंत्री के विकास भी और विरासत भी के संकल्प को साकार करने की दिशा में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स परियोजना अहम साबित होगी और यह कॉम्प्लेक्स 4500 करोड़ की लागत से तैयार होगा। और आगामी 20 सितंबर को पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान लोथल में इस निर्माणाधीन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक होने के साथ ही समुद्री शक्ति और समृद्धि का भी एक प्रतीक रहा है। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि एक बंदरगाही क्षेत्र है ये और प्राचीन इतिहास में आप ये चीजें पढ़ते होंगे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है ना बहुत मतलब कि बेहद जो है ना व्यापारिक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है। अब वही है, अब जो कहा जाता है ना कि विकास भी और विरासत भी दोनों को संरक्षित करना है हमें, ठीक है। विकास भी उसी हिसाब से चले और विरासत को हम संजोग करके रखें ताकि अगली पीढ़ी को हम कुछ दे पाए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है ना किए गए 5 प्रणों में से एक प्रण प्राचीन विरासतों के संरक्षण का है। देखिए हमने आपको बताया ना कि प्राचीन विरासत जो है हमारे, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, जिसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के निर्माण के माध्यम से साकार किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में इतिहास, शिक्षा, शोध और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। और करीब 5000 वर्ष पूर्व लोथल केवल एक बंदरगाह नहीं था, देखिए मैंने आपको बताया ना बंदरगाह था, ये एक बंदरगाह नहीं था बल्कि यहाँ समुद्री जहाजों की मरम्मत भी होती थी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन समुद्री विरासत का यहाँ अनुभव आपको मिलेगा और हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पर्यटकों को आकर्षित भी
करेगा, आकर्षण का एक केंद्र भी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहा जा रहा है ना कि आपको मैंने पहले बताया कि 14 गैलरी यहाँ पर बनाया जाएगा। कहा जाता है कि देखिए इस कॉम्प्लेक्स में जो है ना हड़प्पा कालीन वास्तुकला एवं जीवन शैली को फिर से जीवंत करने की बात किया गया है। लोथल मिनी रिक्रिएशन के अलावा मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क जैसे 4 थीम पार्क बनाए जाएंगे। हड़प्पा काल से लेकर के आज तक की भारत की समुद्री विरासत पर प्रकाश डालती है और 14 गैलरियां व विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री विरासत को दर्शाने वाला कोस्टल स्टेट्स पवेलियन भी स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है 7% को पार कर सकती है विकास दर। ठीक है, और ये जो है ना, ये अमेरिका में जो है ना, अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व जो है, ठीक है, बैंक जो है, फेडरल बैंक है, वो जो है अपने क्या किया है, ब्याज दर में कटौती कर दिया है। ठीक है, उसके कारण ये कहा जा रहा है कि 7% को पार कर सकती है विकास दर, और उसका असर तो दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा असर दिखेगा, जीएसटी दरों में जो है कमी की गई है। ठीक है, तो इसका जो फायदा जो है ना दूसरी छमाही में देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे कि देखिए जो अभी जो फेडरल रिजर्व है अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में जो है 0.25% की कटौती का दुनिया भर का पर सकारात्मक असर होने की बात विशेषज्ञ जो है एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, और भारत को भी इसका परोक्ष लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, जीएसटी दरों में कटौती से देश के घरेलू मांग में भी तेजी आने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इन दोनों कदमों का असर जो है ना यह होगा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारत की आर्थिक विकास दर जो है ना रफ्तार जो है 7% से आगे निकल जाएगा। ठीक है, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद अब आरबीआई पर भी नजर है और अक्टूबर-दिसंबर में मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है। कुछ जानकार एक्सपर्ट जो उनका कहना है कि दिसंबर महीने में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा सकती है। देखिए, और यह विकास दर को तेज बनाने में मदद करेगा, और साथ ही फेडरल रिजर्व की कटौती का असर भारत के बुलियन बाजार और वित्तीय बाजार पर भी पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को घटाने का दबाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बढ़ा दिया था। ट्रंप ने अपनी शुल्क नीति की वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता फैला दी है, और अब उन्हें लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटाई जाएंगी तो इससे उस अस्थिरता की भरपाई हो सकती है। समझ लीजिए कि कितनी सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। फिर आगे भी ब्याज दरों को घटाता है तो भारत समेत सभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर डालेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि इसके मुताबिक जो है ना भारत की इकोनॉमी को आने वाले महीनों में जीएसटी कटौती से भी फायदा होगा, और अमेरिका फेड रेट की जो है कटौती का असर ज्यादा व्यापक होगा। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में सालाना विकास दर 7% से ज्यादा होने की संभावना तो जताई गई है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी एजेंसियां जो थी वो पूरे वित्त वर्ष की विकास दर 6.5 से 6.7% रहने का अनुमान भी लगाया है। ठीक है, अब देखिए भारत पर जो है ना कि क्या क्या सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो विदेशी संस्थागत निवेशक जो है भारतीय शेयरों और ब्रांड में जो है ना अधिक पूंजी लगाएंगे। डॉलर की कमजोरी से रुपया मजबूत हो सकता है, जिससे आयात सस्ता हो जाएगा। तेल और अन्य कमोडिटी के आयात की लागत कम होने से भारत का कारोबारी घाटा कम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि यूएई से अफ्रीका मध्य एशिया में निर्यात बढ़ाएगा भारत, और दुबई में खुलेगा इंडिया मार्ट। याद रखना, ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये किनका कहना है, तो ये अबू धाबी में गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, उनका ये कहना है। ठीक है, और कह रहे हैं कि भारत सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि यूएई के बाजार से अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में अपना निर्यात बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, इससे फायदा ये होगा ना कि हमारे जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी रोजगार भी सृजन होगा, और जब हम निर्यात करेंगे किसी को तो कहीं ना कहीं हमारे पास डॉलर भी आएगा। लेकिन जो है ना यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या कि हम लोग जो है ना क्या करेंगे कि अपनी करेंसी में जो है ना उनसे जो है सारी चीजों को आयात निर्यात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसी के मद्देनजर जो है ना भारत यूएई में इंडिया मार्ट खोलने की भी बात किया है, और ये जहां जो है भारतीय निर्यातकों के शोरूम गोदाम होंगे। अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में भारतीय निर्यातक दुबई से ही अपना माल भेज सकेंगे। आबू धाबी में गुरुवार को आयोजित इंडिया यूएई हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स, याद रखिएगा कहां पे आयोजित किया गया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 13वीं बैठक ये हुई है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत की जगह यूएई से अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में माल भेजना ज्यादा आसान है, और इसलिए हमने दुबई में इंडिया मार्ट खोलने का फैसला किया है। इंडिया मार्ट के लिए यूएई की सरकार ने जमीन का आवंटन कर दिया है। अब 22 से 25 लाख वर्ग फुट एरिया में इंडिया मार्ट का निर्माण वर्ष 2027 तक जो है ना पूरा हो जाएगा, जहां भारतीय निर्यातक अपने माल की नुमाइश करने के साथ वहां से डिलीवरी भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत यूएई में टेक्सटाइल, मेड अप्स यानी चादर वगैरह, मत्स्य, लेदर उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग आइटम और फार्मा के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, और इसका फायदा यह होगा कि अमेरिका में अगर भारत का निर्यात प्रभावित होता है तो उसकी भरपाई हम कर सकते हैं।
अभी दोनों देशों के बीच गैर पेट्रोलियम और गैर बहुमूल्य धातुओं का व्यापार लगभग 55 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसे अगले 3 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूएई ने तीसरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी परियोजनाएं पूरी करने की सहमति भी जताई है। अब देखिए, यूपीआई के जरिए भुगतान सेवा की होगी शुरुआत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। कहा जाता है कि गोयल ने यह भी कहा, पीयूष गोयल जी ने, कि दोनों देशों के बीच जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से भुगतान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। यानी किसके बीच में? तो भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, कहा जाता है कि इस दिशा में भी यूएई से चर्चा की गई है। दोनों देश के नागरिक अपने अपने देश के नंबर से एक दूसरे को भुगतान कर सकेंगे और भारत में यूएई के निवेशकों को निवेश प्रक्रिया आसान बनाने के लिए दोनों देशों के बीच तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखना है। ठीक है, व्यापार समझौते पर भारत को अमेरिका के जवाब का इंतजार है। ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जाता है नई संधि के तहत ब्रिटेन से फ्रांस भेजा गया पहला व्यक्ति जो था वो भारतीय था। ठीक है, नई संधि के तहत ब्रिटेन से फ्रांस भेजा गया है। ठीक है, कहा जाता है ब्रिटेन ने अवैध इमिग्रेशन रोकने की नई योजना के तहत, देखिए इमिग्रेशन को रोकने के लिए नई योजना लाया है और इसके तहत भारतीय नागरिक को फ्रांस में क्या किया गया है, वहां पे निर्वासित किया है। वह कथित तौर पर इंग्लिश चैनल को, अब इंग्लिश चैनल न्यूज में आ गया। इंग्लिश चैनल कहां पर है, याद आपको लोकेशन ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपने देखा होगा कि होर्मुज जल संधि के बारे में, होर्मुज जल डमू के बारे में कमीशन ने क्वेश्चन पूछा 71 बीपीएससी में, तो इंग्लिश चैनल के बारे में भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल कहां पर है। ठीक है, पार कर छोटी नाव से अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंच गया था। इस संधि के तहत फ्रांस प्रत्यर्पित होने वाला यह वह पहला व्यक्ति बन गया है। अगस्त के आरंभ में जो है ना पहुंचे इस व्यक्ति को हाल ही में ब्रिटेन फ्रांस वापसी संधि के तहत तथाकथित 1 इन 1 आउट समझौते के तहत हिथ्रो हवाई अड्डे से एक वाणिज्यिक उड़ान के जरिए पेरिस ले जाया गया। उसका नाम जो है उजागर नहीं किया गया है। क्या है नाम, वो नाम आपको नहीं याद रखना है, लेकिन हमें याद रखना है कि क्या समझौता 1 इन 1 आउट। ठीक है, किन दो देशों के बीच में ये समझौता हुआ है, तो ये हुआ है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। याद रखना, ये समझौता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ब्रिटेन के जो गृह मंत्री हैं सवाना महमूद, इन्होंने कहा कि इससे बढ़ते अवैध इमिग्रेशन पर लगाम लगाया जा सकता है और सरकार के जो प्रयास हैं और इस प्रकार के जो है ना प्रयास जो किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि यह छोटी नावों से आने वाले लोगों को संदेश है, अगर आप अवैध रूप से आएंगे तो हम वापस भेज देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अमेरिका में डिटेंशन सेंटर में बंद है भारतीय व्यवसायी। कहा जाता है अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को काफी पुराने मामले में 1 महीने से डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अब ये जरूरी नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये जरूरत था, ठीक है, कि ये जो संधि किया गया है दो देशों के बीच में 1 इन 1 आउट का, ठीक है, वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ। उसके माध्यम से एक जो है ना व्यक्ति जो है वो इंग्लिश चैनल को पार करके जो है ना ब्रिटेन चला गया था, उसको वापस कहां कर दिया गया है, वो फ्रांस भेज दिया गया। वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब सऊदी अरब और पाक में समझौता हुआ है। आप कहा जाता है इन दोनों के द्वारा कहा गया कि अगर किसी पर हमला करेंगे तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये कहना है सऊदी अरब और पाकिस्तान का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है ना कि जब दोनों देशों ने ये कदम उठाया है, ये जो है ना कहना है इनका कि देखिए दोनों देश के बीच में जो रक्षा करार हुआ है ये इजराइल से जो है ना संभावित खतरा है, इसको लेकर के इन्होंने कदम उठाया है। ठीक है, और भारत की सदी पर के लिए आया है। कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के को प्रतिबद्ध हैं, समझौते के असर का आकलन करेंगे। ठीक है, भारत ने कहा है। कहना है ना कि जो पूर्व विदेश सचिव हैं कंवल सिबल जो है, इनका कहना है कि भारत पर कई तरह के जो है ना असर पड़ेगा इसका। ठीक है, उनका कहना है कि भारत पर कई तरह से असर होगा और भारत ने सही प्रतिक्रिया दी है और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। क्या पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ एक और आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई होने पर सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सऊदी अरब का यह कदम रणनीतिक रूप से साहसिक कहा जाएगा। पाकिस्तान के जिहादी संगठन भी भारत को निशाना बनाने के लिए उत्साहित होंगे। इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को धन ज्यादा मिलेगा जो उसके सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए होगा। और चलानी जी डॉक्टर ब्रह्मा चलानी कहते हैं कि इससे जो है ना भारतीय नीतियों की असफलता मानते हैं वो, और उनका कहना है कि भारत सरकार की नीतियों की असफलता को बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरबिया के साथ समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए काफी कोशिश की है, जिसमें अप्रैल की उनकी सऊदी यात्रा भी शामिल है। लेकिन क्राउन प्रिंस सलमान ने उनके जन्मदिन के दिन ही उन्हें यह घातक सरप्राइज दिया है। रियाद को पता था कि भारत सऊदी पाकिस्तान पारस्परिक रक्षा समझौते को अपनी सुरक्षा के लिए सीधी धमकी के रूप में देखेगा, फिर भी वह आगे बढ़ गया। यह कदम सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं को बताता है, रियाद की भारतीय संवेदनशीलताओं के प्रति उदासीनता को रेखांकित करता है। समझ रहे हैं बात? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
अब इसके अलावा जो है ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वो सारी चीजें जो है आगे बात की गई होगी, ठीक है। इस्लामिक नाटों की बात किया जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है सारी चीजों को। अब देखिए कहा जाता है ना कि अब पूरे दिन का जो है ना एक कौन कौन से न्यूज जो था हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 38वें स्थान पर आ गया है, ठीक है, 38वें स्थान पर रहा। और यह रिपोर्ट जो है वाइपो ने जारी किया है। और 2020 में भारत 48वें स्थान पर था। और टॉप 10 देशों में स्विट्जरलैंड शामिल है, स्वीडन शामिल है, अमेरिका है, कोरिया, सिंगापुर है, यूके है, फिनलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क है और चीन शामिल है। और भारत का स्थान क्या है? 38वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, याद रखना है। इसके साथ साथ जो है ना भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है सिर्फ 77 गेंदों में शतक बनाया है। और महिला क्रिकेट में यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज ओडीआई शतक है। और पहले यह रिकॉर्ड 79 गेंदों के साथ इंग्लैंड की नेट स्विंकवर ब्रंट के नाम था। यह मंधाना का 12वां ओडीआई शतक है, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 फीट ऊंचा गोल्डन स्टैच्यू यूएस कैपिटल के बाहर लगाया गया है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो है 12 फीट ऊंचा गोल्डन स्टैच्यू यूएस कैपिटल के बाहर लगाया गया है, याद रखना है। स्टैच्यू के हाथ में बिटकॉइन है। इसे क्रिप्टो करेंसी निवेशकों ने फंड किया है। अनावरण ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती वाले दिन इसका अनावरण किया गया है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा चौथा जो न्यूज है ये है रेलवे। सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र के सोलापुर डिवीजन में कवच सिस्टम का पहला ट्रायल किया है। और ट्रायल 26 किलोमीटर ट्रैक धवलास भलवानी पर हुआ है। यह सिस्टम ओवर स्पीडिंग, गलत सिग्नल पास करना और टक्कर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है कवच। भारत और मॉरिशस ने डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाने पर समझौता किया, याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का बड़ा नौसैनिक अड्डा है। इससे भारत अपने सैटेलाइट और रॉकेट ट्रैक कर सकेगा, ठीक है। तो ये जो न्यूज है आज 19 सितंबर है, इसमें काफी अच्छे न्यूज, नेशनल न्यूज भी काफी अच्छे थे, बिहार के न्यूज भी काफी अच्छे थे। उन चीजों को हमने डिस्कशन किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एमसीक्यूज आज शाम 9 बजे जो है जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा इसके आधार पर। थैंक यू सो मच।